दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की एक न्यू वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। हम पिछले 4 वीडियो से बैलेंस शीट एनालिसिस के बारे में सीख रहे हैं, 4 या 5 वीडियो से। आज मैंने सोचा कि चलो कुछ चेंज किया जाए, आज एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टडी करने की कोशिश की जाए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या देखेंगे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, आई होप आप सबके लिए। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्लाइंट काम क्या करता है उसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखने से पहले। तो भैया, जो क्लाइंट का बिजनेस है ना, वो खरीदता है स्क्रैप। स्क्रैप खरीदता है और उसमें से अलग अलग मेटल्स को छंटनी कर लेता है, अलग अलग मेटल्स की। कुछ लेड अलग निकाल लिया, कुछ आयरन अलग निकाल लिया, कॉपर अलग निकाल लिया। तो अलग अलग मेटल्स की छंटनी कर लेता है, स्क्रैप में से छांट लेता है, उसको सॉर्टिंग कर लेता है। उसके बाद कई बार क्या है कि उसके पास छोटी सी भट्टी, फर्नेस छोटी सी एक लगी हुई है। तो देखो, स्क्रैप जब निकलता है, आयरन एंड स्टील का जो स्क्रैप होता है, तो वो बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है, जैसे इतना बड़ा 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 बड़ा, बहुत ज्यादा जगह घेर लेता है। तो क्या किया जाता है कि फिर उस सबको पिघला दिया जाता है, उसको मेल्ट कर दिया जाता है, तो वो एक लिक्विड सा बच जाता है। उस लिक्विड को फिर उसकी कुल्फी बना ली जाती है, इंगट को कुल्फी बोलते हैं, इंगट बना लिया जाता है। तो एक ब्रिक टाइप चीज बना ली जाती है। तो जो इतना बड़ा स्क्रैप फैला हुआ था, वो सारा सबमर्ज होके एक छोटी सी ब्रिक में श्रिंक हो जाता है। तो उसकी स्टोर कीपिंग आसान हो जाती है, उसको मार्केट में ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है। कहाँ ये सारा आपका एक ट्रक घेर लेगा, कहाँ ये कितनी इस तरह की ब्रिक्स आप लगा सकते हो एक ट्रक में भर के बेचने के लिए। तो इसको इंगट बोलते हैं। तो बस उसको फिर बेच देता है मार्केट के अंदर, ये उसका बिजनेस है। तो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो आप देखेंगे कि 2025 में उसने 113 करोड़ का सेल्स किया। पिछले साल 140 करोड़ का सेल्स था। तो सेल्स इसका अराउंड 27 करोड़ का सेल इसका डिप हुआ। ये कुछ अदर इनकम है 2,46,000 रुपए की, 8,38,000 रुपए की। ये हम देख लेते हैं कि भाई क्या कमा रहा है ये अदर इनकम। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये इसने जो माल है वो खरीदा। ये इसकी इन्वेंट्रीज का चेंज है, ये भी पढ़ लेते हैं हम आगे जाके कैसे होगा। ये इसके इंप्लॉइज के एक्सपेंसेस हैं, ये इसके फाइनेंस के खर्चे हैं, ये इसके अदर एक्सपेंसेस हैं, और ये इसकी डेप्रिसिएशन है, ये इसका प्रॉफिट है। इसमें इसने टैक्स अभी लेस नहीं किया, तो ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ये हमारा जो है वो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो इसने यहाँ पे टैक्स भी डिडक्ट कर रखा है। तो हम यहाँ पे इसके थोड़ी सी बाइफर्केशंस देख लेते हैं। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देखो सेल ऑफ प्रोडक्ट, लेड, स्क्रैप। तो इसमें अलग अलग धातुओं को इसने अलग अलग चीजों को सॉर्ट करके बेचा है। तो ये 113 करोड़ की सेल, 140 करोड़ की सेल्स। मिसलेनियस इनकम में इसको डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट तो ठीक है, बिजनेस का ही पार्ट है, बिजनेस में डिस्काउंट किसको नहीं मिलता, मिलता है। तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट भी नहीं है। तो 2,46,000, 8,38,000 रुपए। उसके बाद जो परचेजिंग है, तो 8,20,00,000 की इंपोर्ट भी है भाई साहब की, और 10 करोड़ के करीब की पिछले साल थी इंपोर्ट। बाकी सारा जो स्क्रैप है वो डोमेस्टिक ही खरीद लेता है। तो ये इसकी परचेजिंग आ गई। उसके बाद इसका स्टॉक, जो पिछले साल इसका स्टॉक था वो 4,34,00,000 रुपए का स्टॉक था। उसके बाद ये 8,85,00,000 रुपए के करीब हो गया। फिर 8,85 से 11,25,00,000 रुपए के करीब हो गया। तो स्टॉक इसका लगातार ही बढ़ता जा रहा है भाई साहब का। ठीक है, स्टॉक बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्टेल इस साल उल्टा ड्रॉप हो गई इसकी, है ना। तो उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस, 50,00,000 रुपए, 52,00,000 रुपए। तो 2,00,000 रुपए कम हुआ, माल भी कम बिका। सैलरीज एंड वेजेस, अब इसमें ये नहीं पता कि भाई लेबर का कितना है और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का कितना है। हम सेफर साइड पे मान लेते हैं, क्योंकि ये काम लेबर बेस्ड ज्यादा काम होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें मोस्ट ऑफली लेबर का ही होगा, वेजेस का ही होगा। तो इसको हम वेजेस की कॉस्ट मानेंगे, लेबर की कॉस्ट मानेंगे। इंटरेस्ट जो 30,00,000 रुपए था, वो 59,00,000 रुपीज हो गए। सेल्स गिर गया पर ब्याज बहुत बढ़ गया इसका। मटेरियल के सॉर्टिंग एक्सपेंसेस 40,00,000 से 23,00,000 हो गए। थोड़ा सेल भी डिप हुआ था, तो कम होने ही थे। तो ये सॉर्टिंग एक्सपेंसेस। फिर कंजम्पशन, स्टोर्स एंड स्पेयर्स की थोड़ी कम हो गई, ऑब्वियसली होनी थी। पावर का खर्चा 3,71,000 से 3,45,000। बाकी फ्रेट आउटवर्ड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रेंट, इंश्योरेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, पेमेंट टू ऑडिटर्स, बाकी कुछ अदर खर्चे हैं इसके। इसके डेट की पोजीशन अगर हम देख लें यहाँ पे, तो 4,15,00,000 रुपए का था, जो 6,24 का दिख रहा है। ऑब्वियसली ये सिर्फ शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म में भी होगा। तो यहाँ पे इसकी करंट मेच्योरिटीज दिख रही है कि इसने अगले 12 महीने में इतना प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना है। 12,80,000 रुपए का इसने प्रिंसिपल अमाउंट पे ऑफ करना है अगले 12 महीनों में। तो अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को थोड़ा सा रीड्राफ्ट करना शुरू करते हैं, रीड्राफ्ट करना शुरू करते हैं अपने हिसाब से। सीएमए नहीं है, मैं सारा काम अपने हाथ से ही कर रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे समझने में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 24 लिख लिया, यहाँ पे 25 लिख लिया। तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि पहले इसकी टोटल ऑपरेटिंग इनकम क्या है, कि बिजनेस में भैया कमाई कितनी है, ऑपरेटिंग कमाई। तो भाई ऑपरेटिंग कमाई तो सेल्स भी बिजनेस का ही पार्ट है, और ये डिस्काउंट भी बिजनेस का ही पार्ट है।
तो ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो इसकी ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास बन के आ गई 24 की और 25 की। ठीक है, तो दोनों ही ऑपरेटिंग इनकम्स है। अब माइनस करना है हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब आप वर्टिकल फॉर्मेट की ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हो तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नजर नहीं आता, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो भी होंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये फॉर्मूला होता है। तो आपको इन सब की पहचान होनी चाहिए। ओपनिंग स्टॉक आपको मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपको मिल जाएगा, परचेजेस भी रेडीमेड पड़ी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की आपको पहचान होनी चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आपको पहचानने आ गए तो बस बात ही खत्म, फिर तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आसानी से निकाल लोगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं अभी, तो ये सेल्स डिप हुई है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए मैंने एक एग्जांपल आपके सामने ये कैलकुलेशन करके बताई। तो ओपनिंग स्टॉक 434.6, ठीक है, परचेजेस 14,201.27, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने ये सैलरीज एंड वेजेस को सारा ले लिया 53.94 जो यहाँ पे आ रहा है, सैलरीज एंड वेजेस का ये सारा एक्सपेंस ले लिया, प्लस मटेरियल सॉर्टिंग एक्सपेंसेस मैंने सारे ले लिए, कंजम्पशन वाले सारे ले लिए, पावर का खर्चा सारा ले लिया। तो इन सबको मैंने जब ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस को भी डायरेक्ट मान लिया, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि इनके या तो फैक्ट्री की बिल्डिंग होती है इनकी, या इनका वो मशीनरी होती है, तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी, तो इसको मैंने डायरेक्ट मान लिया। तो कोई चलो बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर लिया 2024 के, और माइनस कर दिया 2024 का क्लोजिंग स्टॉक, और मेरे पास 2024 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। सिमिलरली मैंने 2025 की कैलकुलेट कर ली, सिमिलर फिगर्स 2025 की उठा के, तो ये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई दोस्तों। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मैं सेल्स की परसेंटेज में निकालूं तो मेरी पिछले साल 98.53% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स का 98.53% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही थी। यानी कि एक मटेरियल जो मैं 100 रुपए का बेच रहा हूं, उस मटेरियल को बनाने में ही मेरे को 98.53 रुपीज खर्च हो जाते हैं, तो मैं बचाऊंगा क्या? 98.5% पैसा तो जो मैं अगर 100 रुपया किसी से लेता हूं किसी माल को बेचने का, तो उसमें से 98.5% तो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है उस मटेरियल को बनाने की। तो मेरे पास पीछे बचा क्या? 1.5%। वो 1.5% से मेरे को बाकी के खर्चे भी निकालने हैं, और उसी 1.5% से मेरे को अपना मार्जिन भी बचाना है। तो कितना लोअर मार्जिन बिजनेस है ये। तो यहां पे 98.53% था, लेकिन यहां पे 97.96% हो गया, ये गिर गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंप्रूव हो गया। ये इंप्रूव क्यों हुआ? ये इंप्रूव इसलिए हुआ क्योंकि भाई साहब की कोई कॉस्ट कम नहीं हुई, कॉस्ट तो सारी चल रही है इसकी सही से। इसका स्टॉक लेवल बहुत बढ़ गया, पहले यहां से यहां पहुंचा, और इस साल भी 8 करोड़ 85 लाख से 11 करोड़ 25 लाख हो गया, डिस्पाइट 27 करोड़ डिक्लाइन इन सेल्स। स्टॉक लेवल इसका बढ़ गया, तो उस स्टॉक लेवल ने यहां पे रिड्यूस होकर इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम कर दिया, जिसकी वजह से ये 97.96% ही आई। तो ये हाई स्टॉक की वजह से हुआ। ठीक है, तो ये परसेंटेज का मैंने मीनिंग आपको बता ही दिया कि भाई इस बिजनेस में मार्जिन कितना कम है, क्योंकि बनाने का खर्चा इतना ज्यादा है। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। सेल्स माइनस कॉग्स को हम माइनस करेंगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये 1.47% बनता था, अब ये 2.03% हो रहा है। तो ये जो 2.03% हो रहा है, तो ये भी स्टॉक बढ़ने की वजह से है। तो ऐसा हो सकता है कि इसने स्टॉक को मे भी ज्यादा बढ़ाया हो, ये तो आपको विजिट पे जाके थोड़ा पता चलेगा कि भाई वहां पे स्टॉक कुछ दिखता है या नहीं दिखता है। ठीक है, और कुछ थोड़ा सा सॉर्टिंग एक्सपेंसेस भी इसके गिरे थे, उसकी वजह से भी थोड़ा फर्क पड़ा है, राइट। बाकी अब हम देखते हैं कि एबिडा मार्जिन क्या है। एबिडा मार्जिन के लिए हम फॉर्मूला रिवर्स वाला यूज करेंगे। हम सबसे पहले उठाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एबिडा क्या होता है दोस्तों? एबिडा होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो मतलब कितना पैसा आपने कमाया ब्याज देने से पहले, टैक्स देने से पहले, डेप्रिसिएशन देने से पहले और अमोर्टाइजेशन करने से पहले। अब ये जो 90.51 लाख है बिफोर टैक्स है, तो मतलब इंटरेस्ट तो मैंने निकाल दिया, उसको तो मैंने ऐड किया ही नहीं, माइनस किया ही नहीं। अब इसमें मैं ऐड करूंगा इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन आपके सामने ही है, यहाँ पे ये इंटरेस्ट आ गया और ये आपकी यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऊपर दी गई थी, ये आपकी डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। और एबिडा कैलकुलेशन में हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स या एक्सपेंसेस को भी हटाना होता है। अगर कोई नॉन रिकरिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हो रखा है तो उसको ऐड बैक करेंगे। इस केस में कोई है ही नहीं, सारे बिजनेस के ही खर्चे हैं, कोई ऐसा अजीबोगरीब खर्चा, रेयर खर्चा कोई है ही नहीं। माइनस कोई ऐसी इनकम भी नहीं है, डिस्काउंट की इनकम थी, कोई ऐसी नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं है या नॉन रिकरिंग इनकम भी नहीं है,
कोई ऐसा और खर्चा भी नहीं बचा जिसके लिए आपको कैश नहीं देना पड़ता। सारे खर्चों के लिए आपको पेमेंट कैश में देनी पड़ती है सिवाय डेप्रिसिएशन के, तो डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी एड बैक कर लिया। ऐसी कोई कमाई नहीं है जिसके अंदर आपको कैश बचा नहीं, कैश मिला नहीं, तो ये सब नील हो गए। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में कभी हम और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे जिनमें ये आइटम्स भी होंगी, तो हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से जान सकेंगे। तो आपका एबिटा मार्जिन देखिए कितना कम, 0.9% सिर्फ, और यहाँ पे इंप्रूव होकर 1.31% हो गया। क्यों इंप्रूव हुआ ये? क्योंकि स्टॉक बहुत बढ़ा दिया भाई इसने, अपनी कॉस्ट गिरा ली स्टॉक कम करके। ठीक है, उसके बाद इसी एबिटा में से, जिसमें से अब हम इंटरेस्ट वगैरह इसमें माइनस नहीं है, तो अब इसमें हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे दोनों सालों के। ठीक है, और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अब देखिए अब इस थोड़ा सा इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को देखते हैं। भैया 30 लाख रुपए का ब्याज पड़ा था 2024 में, अब ये डबल हो गया, ब्याज 59 लाख रुपीस का पड़ गया, तो दैट मींस इसने लोन और उठाए हैं। ठीक है, तो 2 गुना हो गया ब्याज इसका। तो अगर मैं 9% भी ब्याज की एक रेट मान लूं कि रेट 9% है ब्याज का, तो अगर ये 30 लाख रुपए का मेरे को ब्याज इंटरेस्ट पड़ा 9% के हिसाब से, तो 30 लाख डिवाइड बाय 9% मतलब मेरा लोन लगभग 3 करोड़ 33 लाख का होगा। और यहां पे मेरा 59 लाख रुपीस का ब्याज पड़ा, तो 59 लाख रुपीस डिवाइड बाय 9%, तो यानी कि मेरा अब लोन 6.5 करोड़ के करीब का होगा, तभी मेरे को 9% उसके ऊपर लगा के 59 लाख रुपीस का ब्याज पड़ा। तो मतलब कम से कम मैंने 3.5 करोड़ रुपया एडिशनल बोरो किया 2025 में। 27 करोड़ की टर्नओवर भी गिरा ली, उसके बाद मैं स्टॉक भी बढ़ा रहा हूं, और उसके बाद मैंने साढ़े तीन करोड़ का लोन भी और ले लिया। अब बात यह है कि ये 3.5 करोड़ का लोन और लिया क्यों, किस पर्पज के लिए लिया? तो चलिए एक बार डेप्रिसिएशन को भी देख लेते हैं। 7,76,000 की डेप्रिसिएशन और 11,15,000 की डेप्रिसिएशन। कंपनीज के केस में डेप्रिसिएशन का रेट 6-7% ही होता है, तो मतलब फिक्स्ड एसेट्स कुछ बड़ी हैं। ठीक है, तो अगर 6% भी डेप्रिसिएशन का रेट हो, तो मेरा 7,76,000 की डेप्रिसिएशन अगर 6% के रेट के हिसाब से मतलब 1 करोड़ 29 लाख के फिक्स्ड एसेट्स, 11,15,000 की डेप्रिसिएशन 6% के हिसाब से यानी कि 1 करोड़ 85 लाख के फिक्स्ड एसेट। तो मतलब फिक्स्ड एसेट्स में एडिशन 50-60 लाख रुपए का ही दिख रहा है। तो मतलब जो ये ज्यादा पैसा मैंने रेज किया, तो फिक्स्ड एसेट्स तो मैंने उतने ज्यादा कोई बाय किए नहीं, तो दैट मींस ये पैसा कहीं ना कहीं मैंने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया। वर्किंग कैपिटल में, ऑल्दो ये कैलकुलेशन मेरी गलत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ फिक्स्ड एसेट्स पुट टू यूज ना किए हो, या अभी साल के अंत में ही खरीदे हो, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन कम पड़ी हो। वो देखना पड़ेगा हमें, बैलेंस शीट देखेंगे कंबाइंडली, तब जाके एक्चुअल पिक्चर समझ में आएगी। लेकिन फिर भी अगर मैं मान लूं मेरे पास बैलेंस शीट ना हो, एक मेरे को एक कॉन्सेप्ट देखना हो, एक मेरे को गैस वर्क लगाना हो, एक प्रॉफिट एंड लॉस को देख के मेरे को एक स्टोरी का एक आइडिया बनाना हो, तो मैं कुछ इस तरह से आइडिया लगाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन गलत हो सकती है, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं, क्योंकि वो बैलेंस शीट देखने भी पता चलेगा। तो अपरेंटली ऐसे लग रहा है कि 50-60 लाख के ही फिक्स्ड एसेट्स बड़े हैं, और 3-3.25 करोड़ रुपए का इसने लोन लिया है, 3-3.5 करोड़ का, और 50-60 लाख बड़े हैं, तो मतलब बाकी का पैसा इसने ज्यादातर वर्किंग कैपिटल में ही उठाया होगा, वर्किंग कैपिटल के लिए लिया होगा, तो डेट वर्किंग कैपिटल के लिए लिया होगा। तो अगर हम यहां पे देखेंगे भी दोस्तों, तो यहां पे देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल पिछले साल 2024 में 4 करोड़ रुपए का था, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज, जो बढ़ के सीधा 6 करोड़ रुपए 6 करोड़ 11 लाख रुपए दिखता है। तो 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ 10 लाख रुपया जो है वो वर्किंग कैपिटल में आपको स्ट्रेट अवे बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो जो स्टोरी हम नीचे बिल्डअप कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो सच साबित होती नजर आ रही है यहाँ पे। तो ये जो वर्किंग कैपिटल से एडिशनल पैसा आया, तो इसी कारण से ये हो सकता है कि इसने ये स्टॉक यहाँ पे बढ़ा के दिखा दिया हो कि भाई ये मैंने वर्किंग कैपिटल से एडिशनल पैसा लिया और देखो मैंने स्टॉक बढ़ा लिया। ठीक है, अब ये नहीं पता कि भाई वो एक्चुअल स्टॉक है या नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक इसके मार्जिन्स को कहीं ना कहीं बेटर कर रहा है। ये हमें थोड़ा और डीप डाइव करके पता चलेगा। तो अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारे पास। अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम टैक्स, जो पिछले साल को तो हमें टैक्स पता था, इस साल का मैंने ये टैक्स एवरेज निकाल लिया कि भाई 27,11,000 का टैक्स पड़ा था 90,51,000 पे, तो 79.22 पे कितना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला लगा के मैंने एवरेज रेट यहाँ पे निकाल लिया, और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, जो कि लगभग परसेंटेज वाइज सेम ही बैठ रहा है। तो यहाँ पे मेरे को स्टोरी समझ में आ रही है कि भाई ये अपना जो है वो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो इसका बड़ा था, तो इसने इसके प्रॉफिट को यहाँ पे कम कर दिया। तो इसने, क्योंकि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन इसके यहाँ पे बढ़ रहे थे, तो इसने यहाँ पे ऊपर मार्जिन इंप्रूव कर लिए ताकि इसका नीचे बॉटम लाइन परसेंटेज वाइज मेंटेन रहे। ऐसी कोई स्टोरी समझ में आती है। ठीक है, और ये मेरे को ऐसा नहीं लग रहा अपरेंटली, इसको देख के फीलर जो आ रहा है मेरे को, इंट्यूशन जो आ रही है कि भाई ये मार्जिन इसके वाकई में इंप्रूव हुए हैं, ऐसा फीलर नहीं आ रहा। ये फीलर ऐसे आ रहा है कि स्टॉक को बढ़ाया गया है
ताकि मार्जिन्स बेटर दिख सके, ताकि ये बॉटम लाइन मेंटेन हो सके, ताकि ऐसा ना दिखे कि मेरे प्रॉफिट्स बहुत गिर गए, जबकि ये इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन इसके काफी ज्यादा लग गए थे इस साल। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, अगर ये पिछले साल के इनलाइन ही प्रॉफिट्स दिखाता तो इसका इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का खर्चा ये और बढ़ जाता, तो मतलब इसके कितने ज्यादा कम हो जाते अगर ये रेशो सेम रखता पिछले साल के बराबर। तो ये चीज है। अब देखते हैं डीएससीआर। अब डीएससीआर दोस्तों, डीएससीआर के लिए हम एबिडा की ही कैलकुलेशन करते हैं। तो एबिडा डिवाइड बाय जो उसने प्रिंसिपल रीपे करना है और जो ब्याज रीपे करना है। ब्याज आपको पता ही है कि इसने क्या पे ऑफ करना था, ब्याज आपके सामने ही है, ये रहा ब्याज की अमाउंट आपको पता ही है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको यहां से पता चली गई कि भाई इसको इतना इतना प्रिंसिपल देना होता है, तो डिवाइड बाय ब्याज प्लस प्रिंसिपल यहां पे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारी डीएससीआर बिल्कुल ओके है। आईएससीआर का फॉर्मूला होता है एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एबिडा नहीं एबिट। तो हमारी अर्निंग बिफोर तो 90 लाख रुपीस हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे, उसमें खाली हमने इंटरेस्ट को ऐड बैक कर लिया यहां पे भी, और डिवाइड बाय खाली इंटरेस्ट करना होता है वो 30 लाख और 59 लाख का, तो ये भी हमारी यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी निकल के आ रही है दोस्तों। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनालिसिस। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। आपकी कोई क्वेरी हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बैलेंस शीट एनालिसिस के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।